हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो इस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 8 के बसंत का पाठ 10 या चैप्टर नंबर 10 और जिसका नाम है कामचोर। कामचोर किसे कहेंगे? कामचोर यानी आलसी। ये एक कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। अगर आप इसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो आलसी होंगे वाकई वो अपने से रिलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इस कहानी को, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी कहानी है। पहले मैं बता दूं इस कहानी के बारे में कि ये कहानी कामचोर यानी आलसी बच्चों की है। बच्चे जैसा कि अक्सर काम से जी चुराते हैं, उन्हें खेलने कूदने मस्ती करने में बड़ा आनंद आता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अगर बच्चों को सही दिशा निर्देश यानी उन्हें सही तरीका ना बताया जाए तो बच्चे सही तरीके से काम नहीं करते हैं। इसलिए बच्चों को उन्हें काम करने का सही तरीका सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। और काम सही तरीके से ना होने पर घर वालों को क्या क्या परेशानियां होती हैं ये इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कामचोर। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ, वाद विवाद यानी बहस, ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के मोटे मोटे बच्चों के लिए कहा जा रहा है और खुद कहते हैं अपने आप को कामचोर यानी आलसी। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम यानी शैतानियाँ, ऊधम मस्ती, ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। लेखिकाएं अपने बचपन की बात बता रही हैं। जब वो बच्ची हैं और उन्हें काम नहीं करना आता है तो उसी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो घर से नौकर निकाल दिए गए हैं और बच्चों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपना काम खुद करें। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। बच्चों की मस्ती ठहरी। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं, यानी किसी से दबे हुए तो थे नहीं, दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। यानी वो तो एक कहावत कही गई थी कि हिलकर पानी नहीं पीते, वो वाकई पानी पीने के लिए सब पहुंच गए। उन्हें लगा कि हमें पानी पीने के लिए कहा गया, वो पानी पीने के पास पहुंच गए और जरा सी देर में काफ़ी भाई बहन हैं तो लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ इधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, जो लेखिका की माँ है, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे थे। लेखिका जो कि छोटी हैं तो उनकी माँ ने तय किया है कि ये कुछ नहीं करते हैं बच्चे काम धाम, तो अब इन्हें काम सिखाया जाए। तो उन्होंने जो लेखिका के पिता से साफ कह दिया है कि अगर बच्चे काम नहीं करेंगे तो मैं इन्हें खाने को बिल्कुल कुछ भी नहीं दूंगी। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, यानी उनके पापा ने, जो लेखिका के पिता हैं, उन्होंने कहा कि भाई तो ठीक है, काम थोड़ा सा सौंप दिया जाए, जो माली वाला काम है यही बच्चों के लिए दे दिया जाए। तो अम्मा ने प्रार्थना की कि भैया अब घर में बाढ़ आ जाएगी। उन्हें पता है कि बच्चे इतना काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे इतने काम वाले हैं नहीं, जैसे तैसे तो उन्हें काम के लिए कहा गया है। तो उन्होंने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर
तुल गए, यानी जो लेखिका हैं अपने भाई बहनों के संग काम पर लग गए कि अब हमें पैसे मिलेंगे काम की तरह। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाक और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब झाड़ू जो है, झाड़ू क्योंकि एक थी, झाड़ू जो है वो एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी सभी बच्चों ने सोचा भैया हम भी लगाएंगे और वो झाड़ू पर सब जुट गए लेने के लिए कि हम लगाएंगे। तो बेचारी वो तनख्वाह लेने के चक्कर में बेचारी झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सी के जिसके हाथ में पड़ी हुए उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दो, बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम, हो चुका। असल में लेखिका बता रही हैं कि उनकी माताजी ने सभी बच्चों को बहुत से काम करने का सुझाव दिया है, जैसे जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना। तो जो लेखक की माताजी ने बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया कि अगर वे सब काम कर लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। अब अब्बा मियाँ को हमसे कम रहते तो उन्होंने भी कुछ दूसरे काम बताए, जैसे सब बच्चे मिलकर पानी डालें। तो अम्मा ने कहा रहने दो, वरना ये तो घर में बाढ़ ही ला देंगे, इस तरह से। तो लेखिका कह रही हैं कि जब भैया दरी को जब उन्होंने सफाई करनी शुरू करी तो सब लोगों ने कोने पकड़कर झाड़ना शुरू करा, तो सारे घर में धूल ही धूल हो गई। और भाई कभी उन्होंने काम किया नहीं है बच्चों ने, तो काम कहाँ से करें। लेकिन वो पैसे के सपने देखते हुए सभी बच्चे काम करने में जुट गए हैं और इसीलिए लालच में काम कर रहे हैं केवल। अब झाड़ू भी उन्होंने तोड़ दी। अब क्या किया गया है, अब देखिए धूल के कारण घर के, असल में झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बदल गई। अब सब आंगन में भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब तय हुआ है कि पानी, बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेकर भागे। तो लेखिका बता रही हैं, कि बच्चों को जाने कहाँ से ही ख्याल आ गया था कि झाड़ू देने से पहले जरा सा दरी पर पानी छिड़क लेना चाहिए था। और ये विचार आते ही बच्चों ने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। और वैसे तो हर जगह धूल फैली ही हुई थी और बच्चों के पानी डालने से सारी धूल कीचड़ के रूप में बदल गई। अब क्या तय किया गया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तो सारे घर के बर्तन लेके सब लोग भागे। तो लेके क्या कह रही हैं कि अब सभी बच्चों को आंगन में भी निकाला गया और जब पानी देने के लिए कहा गया पेड़ पौधों में, तो सब लोग पानी के लिए कहाँ पर भागे हैं, नल पर टूट पड़े। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची, घमासान यानी घोर भयानक घमासान मची के मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक यानी बुलावा, उन लोगों को बुलावा भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। यानी सारे बहन भाई जो थे इतने लोगों के लिए देख कर जैसे बुलाया गया कि मौसी फूफी जल्दी से आओ, और जो है ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो बस सभी लोग भाग छूटे बुरी तरह से। इस धींगा मुश्ती में पीठ दिखा गई।
इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। यानी काम तो दूर और बल्कि पैसे और बढ़वा दिए गए, पैसे और बढ़वा दिए उन लोगों पर। यानी जो नौकरी यानी जो आसपास के बंगलों से नौकर बुलाए गए, फिर 4 आना पैसे दिए गए, तो सारे बच्चों को एक तरफ से नहलाया गया। धींगा मुश्ती कहते हैं धक्का मुक्की को, और लथपथ कहते हैं भरे हुए। अब लेखिका क्या कह रही हैं? हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कायल हो गए यानी मान लिया उन्होंने। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें, बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। अब लेखिका क्या कह रही हैं कि सभी बच्चों ने जो काम करना चाहा, कोई भी काम पूरी तरह से सही से नहीं कर सके। अब सभी बच्चे ये मान चुके थे कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बच्चों के बस की बात नहीं है, और ना ही बच्चे पेड़ों की देखभाल करने में सक्षम हैं। तो फिर सभी बच्चों ने सोचा कि अगर सफाई का काम और पेड़ों की देखभाल का काम उनके बस का नहीं है, तो कम से कम मुर्गियां तो बंद कर ही सकते हैं। बस फिर क्या था, शाम होते ही जिसके हाथ जो लगा बांस छड़ी लगे मुर्गियों को दौड़ाने। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई बाहर निकल गई। विरुद्ध कहते हैं खिलाफ के लिए, और ऊट पटांग कहते हैं अजीब तरीके से। तो लेखिका कह रही हैं, जब सभी बच्चों को लगा कि वे कोई काम न कर सके, तो वे मुर्गियों को पकड़ने का काम ही अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सभी बच्चे मुर्गियों को पकड़ने उनके पीछे भागे, तो उन्हें लग रहा था कि जैसे किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात ना मानने के लिए कहा है। मुर्गियां बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। घर में काम करने वाली आया खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगा रही थी, तो 2 मुर्गियां दौड़ती फड़फड़ाती उसके ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। कामदानी कहते हैं जिस पर कढ़ाई की गई हो, और लुथड़े कहते हैं सने हुए। लेखिका कह रही हैं कि जैसे ही बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाया, तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। फिर सबको पता चला कि उस तूफान में क्या क्या उथल पुथल मची थी। ये जब रुका तो देखा कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कढ़ाई किए हुए दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। लेखिका कहती हैं कि अम्मा पान खाने की शौकीन थी, और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी देखते आगे बढ़ते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली, मोरी कहते हैं नाली में, फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। तो लेखिका बतानी कि एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई बेचारी हाथ मुंह धो रही थी। और सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थी। बेनकेल कहते हैं बिना नकेल के। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की सूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम
तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गईं। तो लेखिका क्या बता रही हैं कि अब उन्होंने सोचा है कि कोई भी मुर्गी घर में जाने को राजी नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही ना हो। और दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया है। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, चलो लगे हाथों उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। दिन भर की सूखी भूखी जो थी भेड़ें दाने का सूप देखकर सबकी सब झपटी, तब भाग कर जाना कठिन हो गया और वो एकदम से सारी भेड़ें तख्तों पर चढ़ गईं, क्योंकि भेड़ चाल तो मशहूर है ही। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गईं। मशहूर यानी प्रसिद्ध है, और फलांगती यानी छलांग लगाती, चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मार कर गुजर गई हूँ। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थीं। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठे कि जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब लेखिका बता रही हैं कि दिन भर की जो भूखी भेड़ें थीं, उन्होंने जब भोजन देखा अपना पसंदीदा तो सब की सब एक साथ उस पर झपटी, जिसके कारण बच्चों को वहाँ से भाग कर जाना कठिन हो गया। और लेखिका बताएं कि भेड़ चाल तो मशहूर है ही। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्त के ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी और पलंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गईं। कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई, उन्हें इधर उधर लुढ़काती हुई, वह छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गईं। और जिस तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी, भेड़ें बड़ी निसंकोच रौंदती यानी कुचलती हुई, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। लेखिका कह रही हैं कि जिस तख्त को पार करती हुई भेड़ें जा रही थी, उस पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था तख्त पर। उन्होंने उस पर गोखरी, चंपा और जो रखे हुए थे और वो भाग रही हैं। तो जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। अब लेखिका क्या बता रही हैं कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे जिस बर्तन में यानी भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा था, उसकी खुशबू पाती भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़ी हैं। और बेचारी जो हज्जन माँ हैं एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी और उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो वह न जाने सपने में किन महलों की बेचारी सैर कर रही थी। फिर दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। उन्हें तो पता ही नहीं कि मुसीबत क्या आई है। और इतने में अब भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली जो एक आई हुई है उसकी टोकरी पर टूट पड़ी और दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर जो बेचारी रसोइये को दे रही थी, वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। तरकारी वाली यानी सब्जी वाली। और लेखिका कह रही हैं कि भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गईं तो वह अपना खाना भूलकर उस पर टूट पड़ी हैं। और वो बेचारी जब तन के खड़ी हो गई हैं तो बता भी रही हैं कि आपने देखा ही होगा कि भेड़ों को मारना तो ऐसा लगता है जैसे तकिए को कूट रहे हों, और ये समझ लो कि आप उनसे मजाक कर रहे हों। और वो भेड़ें ऊपर ही चढ़ बैठती हैं और सारी की सारी उन्होंने जो सब्जी थी अपने पेट में झोंक ली। सब सब्जी उन्होंने खा गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों को काम सौंपे गए और बच्चे इस तरीके से काम कर रहे हैं। इधर
इधर ये प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए और धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए। अब क्या हुआ है कि अब भैया इतने सारे बच्चों की इतनी बड़ी फौज है और खाने की धमकी मिल चुकी है खाना ना मिलने की, तो सही तरीके से क्योंकि माँ ने कहा था कि सही तरीके से काम नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चे कोई ना कोई काम मतलब सही से कर देना चाह रहे हैं, तो बच्चों से जब कोई काम सही नहीं हो पाया तो अब उन्हें एक नया काम सूझा है कि चलो भैंसों का दूध ही निकाल लें। और वह धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ, यानी एक थन को 1 हाथ दुहेगा कि उस पर 8 हाथ बिल पड़े। भैंस तो बस बिलबिला कर खड़ी हो गई। और भैंस ने क्या किया, वो भैंस एकदम से घबरा गई है देख के कि ये हो क्या रहा है, और उसने अपने चारों पैरों से एकदम छलांग लगा दी, बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। तब तय किया बच्चों ने कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी पैर बांध दिए जाएं और काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे पीछे के पैर, और दूध दूह लिया जाए यानी निकाल लिया जाए। अब क्या कर रहे हैं बच्चे कि भैंस की जो टांगें हैं वो बांधी हैं और जो झूले की रस्सी उतार कर लाई हैं उससे भैंस के पैर बांध दिए। अब देखते हैं क्या दूध दूह लेंगे बच्चे, आपको लगता है? चलिए देखते हैं क्या करते हैं। वही वाला भी काम देखते हैं। पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तब पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। लेके कब बता रही हैं कि जब बच्चों ने भैंस को दूध दूहने के लिए उसे बांधना चाहा तो उन्होंने भैंस के जो पिछले पीछे के जो 2 पैर थे वो चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए जिस पर चाचा जी सो रहे थे। और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी, यानी वो चारपाई को लेकर ही भाग रही है। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी और चाचा जी को ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बच्चों ने उनके साथ कैसी शरारत कर दी है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर चाचा जी पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंस गए और साथ ही भूकंप भी आ रहा है। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात का पता चल गया कि असल में क्या हुआ है। बच्चों ने भैंस को चारपाई के संग बांध दिया है। चाचा जी ने चारपाई के दोनों तरफ की लकड़ियों की पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को इस तरह छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे कि इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं था, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की मनता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनटों के 3/4 भाग में हो गया। अब क्या बता रहे हैं बच्चे कि बच्चे तो बड़े ये सब देख कर बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं वो तो। उन्हें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये सीन देखकर कि चाचा जी किस तरीके से, बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी घसीटते चले जा रहे थे। अब उन्हें लगा बच्चों को ओहो, ये भूल तो हो ही गई कि बछड़ा तो खोला ही नहीं, और इसलिए उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया और तीर निशाने पर बैठा कि बछड़े की मतलब वो तुरंत ही तत्काल यानी तुरंत ही वो भैंस बैठ गई। और जो है भैंस और अपनी बछड़े के प्यार में बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था। और बछड़े को देखकर उसने अपने पाँव तुरंत ही रोक दिए हैं।
बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को देखकर तुरंत दूध पीने लगा। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। और लेखिका कह रही हैं कि जैसे ही भैंस शांत हो गई है और सभी गिलास कटोरे लेकर दूध लेने लपके हैं, तो हड़बड़ी में बाल्टी तो छपाक से उसमें गिर गई। और ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आया हो और सब बिखरा हो। अब क्या होता है, पढ़ते हैं। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम से मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और लेखिका है इस्मत चुगताई। तो क्या कह रहे हैं कि सारे बच्चे, लेखिका कह रही हैं, बच्चों ने इतने सब काम बिगाड़ दिए थे कि घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियों को बगीचे की तरफ भेजा गया, सब्जी वाली के आंसू पहुँचे गए और उसे हौसला दिया गया, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें जो खा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शोक मनाया जा रहा हो। मातम मनाना, ये शोक मनाना। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा आगरा जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी कि या तो बच्चे ही मनमानी कर लें या फिर वे घर में रहेंगी। वे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि उनके और बच्चों में से एक ही घर में रहेगा, नहीं तो वे मैके चली जाएंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। बटालियन कहते हैं पलटन को और कोर्ट मार्शल कहते हैं सैनिकों को मिलने वाली सजा। तो लेखिका बता रही है कि जब बच्चों ने लेखक के अब्बा की बात सुनी कि अब अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल है, ना करो तो भी मुश्किल है। बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, बड़ों को शांति नहीं मिलेगी। इस पर बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उन्हें कोई भी काम बताए, बेहिलकर पानी नहीं पिएंगे। अर्थात बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पर ख़त्म हुई। तो लेखिका ने यही बताया कि किसी कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले उसे सही तरीके से उसे काम करना सीखना आना चाहिए, वरना सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। और हमें जो है बच्चों को ये कहानी ये भी संदेश देती है, अगर देखा जाए तो ये कहानी एक भले ही हास्य प्रधान कहानी है, लेकिन ये संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही कार्यों में लगन और रुचि ले सकें। और उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना यानी बचपन को कुचलना है। अतः बड़ों को चाहिए कि समझदार बच्चा बनकर बच्चे के बीच में रहें और उन्हें सही दिशा, सही राह दिखाएं। तो आपको कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके प्रश्नोत्तर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।